मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1917 का सीन दिखाया जाता है जब जर्मनी में युद्ध चल रहा था। हम हर जगह जर्मन सैनिकों को चीखते हुए देखते हैं। चारों तरफ लाशें बिखरी थीं, हर कोई डरा हुआ था। इसी बीच हमें एक जवान सैनिक दिखाई देता है। वह अपने चारों ओर लाशें देखकर डर गया। वह एक स्थान पर बैठ जाता है। इसी बीच एक सैनिक उसके पास आता है और कहता है कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें उनसे लड़ना होगा। सैनिक उठता है और बाकी सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में उतरता है। उस जर्मन सैनिक ने पहली बार किसी फ्रांसीसी सैनिक को मारा था। समय ऐसे ही बीतता गया। अब उन सैनिकों की ढेर सारी लाशें दिखाई जाती हैं जो जर्मनी और फ्रांस के बीच चल रहे युद्ध में मारे गए थे। इन लाशों में उस लड़के की भी लाश थी जो थोड़ी देर पहले डर गया था। उसकी लाश सड़ने लगती है। इसीलिए सभी सैनिकों की लाशें ताबूत में बंद कर दी जाती हैं और फिर एक एक करके सभी के शरीर से वर्दी उतार दी गई और उन्हें वापस शहर भेज दिया गया ताकि कपड़े धुल जाएं और नए सैनिकों को ये कपड़े फिर से दिए जाएं। इसी बीच हम शहर को देखते हैं। पॉल नाम का एक लड़का युद्ध में जाना चाहता है और वह एक बहादुर सैनिक बनने का शौक रखता है। अब वह उस स्थान पर भी आता है जहां सेना लड़ने के लिए सैनिकों का चयन कर रही थी। उसने भी अपना फॉर्म भरकर उन्हें देता है, लेकिन उसके फॉर्म पर उसके पिता के हस्ताक्षर नहीं थे क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता उसे कभी सेना में जाने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए उसने अपने पिता के संकेतों की बड़ी चतुराई से नकल की और अपने दोस्तों के साथ सेना में भर्ती हो गया। सभी चुने हुए सैनिक एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। जनरल आकर सबको बताता है कि सैनिक होना बड़े गर्व की बात है। यह सुनकर सभी लोग और भी अधिक उत्साहित हो गए। अब सभी को वही वर्दी दी गई है जो मृत सैनिकों के शरीर से उतारी गई थी। पॉल और उसके दोस्तों को सैनिक की वर्दी पहनने पर गर्व था। उन्हें लगा कि वे नहीं जानते कि एक सैनिक का जीवन कितना अच्छा होगा। अब उन्हें बताया जाता है कि सभी सैनिकों को पश्चिमी मोर्चे पर ले जाया जाएगा जो फ्रांस के उत्तर में स्थित है। सभी सैनिक पश्चिमी मोर्चे के लिए रवाना हुए। उन्हें बताया गया कि उन्हें आधे रास्ते में ही ट्रक से उतरना होगा और पैदल यात्रा शुरू करनी होगी। जब वे चलना शुरू करते हैं तो फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा जमीन में छिपाए गए बम फटने लगते हैं। वे सभी लेट जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि वे जल्दी से अपने मास्क पहन लें क्योंकि उन पर भी गैस का हमला हो सकता है। हर कोई अपने मुखौटे पहनना शुरू कर देता है। इसी बीच पॉल देखता है कि उसका साथी जो मुखौटा नहीं पहन सकता था, पॉल उसको मास्क पहनने में मदद कर रहा था, लेकिन उसे मास्क पहनने में देर हो गई। उसी समय उसका सीनियर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि देखो, जब तुम पहली बार मास्क पहनोगे तो किसी और की मदद करोगे। इसके बाद वे सभी आगे बढ़ जाते हैं। जब वे बेस पर पहुंचे तो वहां की स्थिति खराब थी। बेस पानी से भरा हुआ था। सभी को बताया जाता है कि उन्हें यहां से पानी निकालना है। अब उनके पास बाल्टी या कोई अन्य सामान नहीं था, इसलिए सभी ने अपने हेलमेट उतार दिए और पानी भरना शुरू कर दिया। यहाँ पॉल की मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे यहाँ की स्थिति के बारे में बताता है। दूसरी ओर उसका एक मित्र जो यहाँ की स्थिति देखकर परेशान था। इसी प्रकार पानी निकालते समय भी रात का आभास होता है। रात में उन्हें सीमा पर खड़े होकर उसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी दी जाती है। जब पुलिस अपने साथियों के साथ पहरा दे रहा था, वह इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि यहाँ गोली भी चलाई जा सकती है। तभी एक गोली उसके सिर में लगती है और वह गिर जाता है। वह सोचता है कि यदि वह गोली उसके हेलमेट पर नहीं लगी होती तो वह आज जीवित नहीं होता। वह अपने हेलमेट के कारण बच गया। थोड़ी देर बाद यहाँ बम गिरने शुरू हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी सैनिक तहखाने में जाकर छिप गए। चारों तरफ गोलियां चलने लगीं। पॉल का दोस्त जो यहाँ आने पर पछता रहा था, वह डर गया और चिल्लाने लगा कि मुझे अपने घर वापस जाना है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी जब उनका एक साथी बाहर निकल रहा था तो उसके पैरों के नीचे से बम फटता है, जिससे उसका शरीर चकनाचूर हो गया। यह दृश्य बहुत भयानक था। इसे देखकर सभी और भी डर गए। बम भी फटने लगते हैं। इससे सभी को लगता है कि अब बेसमेंट गिरने वाला है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना होगा। अब सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन पॉल नहीं जाता। थोड़ी देर में तहखाना गिर गया और सभी ने सोचा कि पॉल की मृत्यु उसी तहखाने में हुई है। जब सुबह सैनिक आए और लकड़ियां हटाईं, तो पॉल अभी भी जीवित पाते हैं। फिर वे पॉल को बाहर ले जाते हैं और उसे एक जगह बैठा देते हैं। वही आदमी फिर उसके सामने आता है जो उससे पहली बार यहाँ मिला था और उसे इस जगह के बारे में सारी जानकारी दी थी। वह जानता था कि पॉल भूखा होगा, इसीलिए उसने उसे खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा दिया। अब एक सैनिक यहाँ आता है और पॉल से कहता है कि तुम इस तरह बेकार नहीं बैठ सकते। सभी शहीद सैनिकों के बैज एकत्र करें जिन पर उनके नाम लिखे हों, ताकि हम उनके परिवार को सूचित कर सकें। जब पॉल सभी सैनिकों के बैज इकट्ठा कर रहा था तो उसे अपने दोस्त का चश्मा मिलता है जो डरा हुआ था।
पॉल जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे उसकी लाश मिलती है। यह देख पॉल रोने लगता है, पर वह जानता था कि वह ज्यादा रो नहीं सकता, इसलिए वह अपना काम पूरा करने में लग जाता है। समय ऐसे ही बीतता जाता है। एक अधिकारी मृत सैनिकों के नाम उनके बैज से रजिस्टर में दर्ज करता है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मैथियास को इस सब के बारे में बताता है। वह अधिकारी कहता है, सर, 40,000 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। हमें यह युद्ध रोक देना चाहिए, अन्यथा पता नहीं क्या होगा। उसकी बातें सुनकर मैथियस सोच रहा था कि हम यह युद्ध कैसे रोक सकते हैं। अब मैथियास अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाता है और बैठक शुरू करता है। वहां पॉल और उनकी टीम को अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे बेस पर भेजा जा रहा था, जहां उन्हें अन्य सैनिकों के साथ रहना पड़ा। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि पास में ही एक खेत है जहां से पॉल और उसका साथी बत्तखें चुराते हैं और उसे पकाकर खाते हैं। उन्होंने बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाया था और फिर सब लोग बैठकर खाने के लिए आलू छील रहे थे। तभी उन्होंने बेस के पास कुछ फ्रांसीसी लड़कियों को जाते देखा जो बहुत खूबसूरत थीं। पॉल की टीम का एक सदस्य उनके पास जाता है और उन्हें प्रभावित करने के लिए एक अजीब नृत्य दिखाता है। फिर वह भी उनके साथ चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सबके घर से चिट्ठियां आती है जो उन लोगों को बांटी जाने लगीं। पॉल का साथी, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पॉल के पास आता है और उसे पढ़ने के लिए अपना पत्र देता है, जिससे पॉल को पता चलता है कि उसकी एक पत्नी और एक बच्चा था, लेकिन बच्चा किसी बीमारी के कारण मर गया। रात हो गई और उनकी टीम का साथी आया जो लड़कियों के साथ गया था। वह आकर उन्हें पूरी कहानी बताता है और लड़कियों का एक रूमाल भी दिखाता है जो वह अपने साथ लाया था। सुबह उन्हें खबर मिलती है कि 70 सैनिक और आ रहे हैं, लेकिन वे अभी तक अपने बेस पर नहीं पहुंचे हैं। सभी लोग चिंतित थे। तभी पॉल सभी सैनिकों को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। वे कहाँ गए? जब वे उन्हें खोजते हुए स्टेशन पर पहुंचते हैं तो जिस ट्रेन से उन्हें आना था, उन्हें वहां गैस फैलती हुई महसूस होती है। जब वे स्टेशन के पास वाले कमरे में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गैस फैलने के कारण सभी सैनिक मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने समय से पहले ही अपने मुखौटे उतार दिए थे। सभी सैनिकों की लाशें देखकर हर कोई डर गया है। दूसरी ओर जर्मनी के वरिष्ठ मुखिया दिखाया जाता है, जिसके पास एक सैनिक आता है और कहता है कि हमने जो सभी सैनिक युद्ध में भेजे थे वे भी मारे गए। हमें अब यह युद्ध बंद कर देना चाहिए। लेकिन मुखिया कहता है, नहीं, मैं इस युद्ध को नहीं रोक सकता। मुझे हार पसंद नहीं है। अब शेष सभी सैनिकों को पश्चिमी मोर्चे पर भेज दो और यदि आवश्यकता हो तो और अधिक सैनिक जुटा लो। उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली थी कि सभी अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करें, इसलिए वे युद्ध रोक देंगे। लेकिन एक फ्रांसीसी अधिकारी हस्ताक्षर नहीं करता है और कहता है कि मैं 70 घंटे बाद हस्ताक्षर करूंगा। इस पर मैथियस क्रोधित हो जाता है और कहता है, सर, 70 घंटे बाद न जाने कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। लेकिन वह फ्रांसीसी अधिकारी कुछ भी नहीं सुनता और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। दूसरी ओर पॉल और बाकी सैनिकों को फ्रांस की ओर बढ़ने के लिए कहा जाता है। उन्होंने भी ऐसा ही किया और एक एक करके सभी फ्रांसीसी सैनिकों को मार डाला। इस बीच पॉल और उसके साथी अपने रसोई घर में पहुंचते हैं जहां स्वादिष्ट भोजन था। खाना देखकर सभी उस पर टूट पड़े। अब उन्हें वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो पाया कि फ्रांसीसी सैनिक बड़े बड़े टैंक लेकर आए थे। जब वे उन पर गोली चलाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उनकी गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वे टैंक मजबूत थे। वे अब धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे और एक एक करके जर्मन सैनिकों को मार रहे थे। अब जर्मन सैनिकों ने उन टैंकों में बम भी लगा दिए। इससे टैंक भी फट गए। लेकिन अब फ्रांसीसी सैनिकों के पास आग्नेयास्त्र थे, जिनसे वे अब गोलीबारी छोड़ रहे थे और जर्मन सैनिकों को मार रहे थे। इस बीच पॉल का दोस्त भी उनके कब्जे में आ जाता है। वह बहुत माफी मांगता है और खुद को भी उनके हवाले कर देता है। लेकिन फ्रांसीसी सैनिकों ने उसे जिंदा जलाकर उसे और मार डाला। पॉल यह सब देखकर टूट गया। मैथियास ने फ्रांस से एक रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसमें उसने बताया कि वहां कुछ जर्मन अधिकारी हैं जो नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो। मैथियास अब अन्य अधिकारियों से इस बारे में बात करता है और कहता है कि हमें युद्ध समाप्त करना होगा। एक अधिकारी कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फ्रांस हम पर कब्जा कर लेगा, लेकिन मैथियास कहता है कि नहीं, अब हमें बस समझौता करना होगा। वहां युद्ध के मैदान में फ्रांसीसी वायुसेना ने जर्मन सैनिकों पर हमला किया था। वे उन पर गोलियां चला रहे थे और बम गिरा रहे थे। तभी बम के विस्फोट के कारण पॉल पानी में गिर जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी मृत्यु हो गई हो, इसीलिए कोई उस पर हमला नहीं करता। अब जब वह उठने ही वाला होता है तो एक फ्रांसीसी सैनिक उसे देख लेता है और उस पर बम बरसाने लगते हैं। तभी वह स्वयं फिसलकर नीचे गिर गया। पॉल अब सैनिक को पकड़ता है और उसे चाकू से कई बार मारता है, लेकिन वह नहीं मरता।
इसीलिए पॉल अब उसके मुंह में मिट्टी डालता है ताकि सांस फूलने से उसकी मौत हो जाए। बाद में उसे याद आता है कि वह क्या कर रहा है। अब वह सैनिक की जान बचाने की कोशिश करता है। तभी पॉल को सैनिक की जेब से अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीर मिलती है। थोड़ी देर बाद सैनिक की भी मौत हो गई। पॉल कहता है कि मैं निश्चित रूप से आपके घर जाऊंगा और आपकी पत्नी को बताऊंगा कि आप एक बहादुर सैनिक थे। इसके बाद पॉल अपने बेस पर लौटता है जहां हर कोई खुश था और जीत का जश्न मना रहा था। पॉल अपने एक घायल मित्र के पास जाता है। वह उसे वही रुमाल देता है जो उसे फ्रांसीसी लड़कियों से मिला था। वह पॉल को बताता है कि हमारा एक और दोस्त मारा गया। अब पॉल अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है जिसे देखकर वह खुश हो जाता है। वह अपने घायल दोस्त के पास खाना लेकर आया था। घायल दोस्त ने उससे कांटा चुराया था और वह उसे उसकी गर्दन पर मारने लगा क्योंकि वह जानता था कि वह बच नहीं पाएगा। इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। पॉल का दूसरा दोस्त उससे कहता है कि मैंने सुना है कि युद्ध खत्म होने वाला है। पॉल कहता है ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैथियास को दिखाया गया है जिसने युद्ध समाप्त करने के लिए सभी जर्मन अधिकारियों से अनुमति ली थी, लेकिन फ्रांस ने उन कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए और कहा कि युद्ध अगले 7 घंटे तक जारी रहेगा। इसी तरह सुबह हम पॉल को देखते हैं जो अपने साथी के साथ खेत में जाता है ताकि वह वहां से फिर से कुछ चुरा सके और अच्छे से खा सके। पॉल उस खेत के अंदर चला गया जबकि उसका साथी बाहर खड़ा होकर उसकी रखवाली कर रहा था, लेकिन किसान के बेटे ने उसे देख लिया और पॉल के साथी के पेट में गोली मार दी। पॉल अपने साथी के बारे में चिंतित था और कहता है कि आओ मैं तुम्हारी गोली निकाल दूंगा, लेकिन उसका साथी कहता है कि नहीं, आप बस मुझे एक सिगरेट दे दीजिए और मुझे बेस तक ले चलिए, वहां मेरा इलाज हो जाएगा। पॉल भी यही करता है। जब वह अपने साथी को लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसे सैनिकों से भरी एक गाड़ी दिखाई दी जो खुश थे क्योंकि अब युद्ध खत्म हो गया था। पॉल उनसे मदद मांगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। जब वह अपने साथी के साथ बेस पर पहुंचता है तो डॉक्टर उसे बताता है आपका साथी मर चुका है। इस युद्ध ने उसके सारे साथी उससे छीन लिए थे। उसका अंतिम साथी भी मारा गया। इसके बाद उन्हें आदेश दिया गया कि सभी को मुखिया के पास पहुंचना होगा जिसने अभी तक हार नहीं मानी है। पॉल एक फ्रांसीसी सैनिक को एक जर्मन सैनिक को पीटते हुए देखता है जो एक मासूम बच्चा था और अभी अभी सेना में शामिल हुआ था। पॉल उसे बचाता है और फ्रांसीसी सैनिक से लड़ने के लिए तहखाने में आता है। तभी एक फ्रांसीसी सैनिक पीछे से आया और पॉल को चाकू मार दिया। इसी बीच यह भी घोषणा हो गई कि युद्ध समाप्त हो गया है। पॉल जो घायल था युद्ध के बाद का दृश्य देखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह बाहर आता है और गिर जाता है। जिस लड़के की जान पॉल ने बचाई थी, एक अधिकारी उसके पास आता है और कहता है सभी मृत सैनिकों के बैज इकट्ठा करें। फिर लड़का पुनः पॉल से मिलता है जो अब मर चुका था। उसके पास वही रुमाल था जो उसके घायल साथी ने उसे दिया था। वह लड़का पॉल के हाथ से रुमाल लेकर अपने गले में डाल लेता है ताकि वह जीवन भर पॉल को याद रख सके। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।